ब्रह्मांड ये एक ऐसी दुनिया है जिसमें हमारा पूरा संसार समाया हुआ है। यहाँ तक कि सभी गैलेक्सीज, ब्लैक होल, स्पेस, टाइम, मैटर सभी कुछ इसी ब्रह्मांड का बनाया हुआ है। ब्रह्मांड की शुरुआत आज से करीब 14 अरब साल पहले एक बहुत ही विशाल धमाके से हुई थी, जिसे आज सभी द बिग बैंग के जरिए भी जानते हैं। यह एक थ्योरी है जिसमें बताया गया है कि हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत एक सिंगुलैरिटी के विस्फोट से हुई थी। सिंगुलैरिटी का आइडिया आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी के जरिए बताया गया था, जिसमें सिंगुलैरिटी को इनफाइनाइट डेंसिटी और टेम्परेचर का एक पॉइंट बताया गया था, जिसके विस्फोट से ही हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ था। और दोस्तों 14 अरब सालों से ब्रह्मांड में इतना कुछ रहस्यमय हुआ है जिसे हम आज तक समझ नहीं पाए हैं। और समय के साथ साथ जैसे जैसे ब्रह्मांड और फैलता जा रहा है और वैसे ही हम मानवों के आगे कई अनसुलझे राज हैं जो सामने आते जा रहे हैं। और आज की वीडियो में हम ब्रह्मांड के कई ऐसे अनसुलझे राजों के बारे में जानेंगे जो आपको ब्रह्मांड की खौफनाक दुनिया को जानने में मदद करेगा। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों ये तो हम सभी जानते हैं कि बिग बैंग के बाद ही हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी, जिसमें स्पेस, टाइम और मैटर का जन्म हुआ था। लेकिन बिग बैंग से पहले क्या था? माना जाता है कि उस समय सिंगुलैरिटी अपने इनिशियल फॉर्म में था। आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी में सिंगुलैरिटी को ग्रेविटेशनल सिंगुलैरिटी का ही एक फॉर्म बताया गया है, जिसमें यूनिवर्स के सभी स्पेस, टाइम, मैटर को अपने अंदर घेर रहा था और सभी की अपनी एक डेंसिटी भी थी जो सिंगुलैरिटी की डेंसिटी को लगातार बढ़ा रही थी। और फाइनली एक्सट्रीम डेंस फोर्स के कारण ये सिंगुलैरिटी में एक बहुत ही भीषण धमाका हुआ और कुछ फ्लैश ऑफ सेकंड में ही सिंगुलैरिटी में मौजूद सभी मैटर चारों तरफ फैल गए थे और 14 अरब सालों से लेकर अभी तक ब्रह्मांड में लगातार फैल रहे हैं। दोस्तों ब्लैक होल का नाम सुनते ही हम सभी के मन में एक बहुत ही दिलचस्प इमेज बन जाती है। लेकिन ब्लैक होल की सबसे खास बात ये है कि हम ब्लैक होल को कभी देख नहीं सकते। वे इतने भयानक होते हैं कि आप नहीं चाहोगे कि ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के आसपास भी आ जाए, क्योंकि ब्लैक होल में ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि कोई भी चीज एक बार ब्लैक होल के सामने आ जाए तो वह कैसे भी करके उससे बच नहीं पाएगी। इवन लाइट भी ब्लैक होल से बच नहीं पाई है। इसलिए रियलिटी में ब्लैक होल को देखना लगभग नामुमकिन है। ब्लैक होल के इवेंट को जानने के बाद कई लोगों के मन में ये थॉट जरूर आता है कि अगर हम खुद ब्लैक होल में गिर जाएं तो उस समय हमारे साथ क्या होगा। ये जानने से पहले इसके लिए हमें ब्लैक होल के नेचर को समझना होगा। दोस्तों ब्लैक होल का फॉर्मेशन तारे के मरने के दौरान होता है और जब एक तारा मरता है तो उस इवेंट को सुपरनोवा कहा जाता है, क्योंकि जब एक तारा मरता है तो उसका कोर इतना अनस्टेबल हो जाता है जिससे वह ग्रेविटेशनली कोलैप्स कर जाता है और सभी आसपास की चीजों को अपने अंदर खींच लेता है। इस पॉइंट को इवेंट होराइजन कहा जाता है, जो ब्लैक होल की बाउंड्री होती है। इवेंट होराइजन को पार करने के बाद ब्लैक होल के सेंटर में आता है एक छोटा सा पॉइंट जिसे कहा जाता है सिंगुलैरिटी। यहाँ ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग होती है कि वह स्पेस और टाइम के नेचर को ही बदल के रख देती है, क्योंकि यहाँ पे समय के मुकाबले स्पेस ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है। और यही पॉइंट है जहाँ पे हमारे सभी लॉ ऑफ नेचर के रूल्स ब्रेक हो जाते हैं। और ऐसे में अगर आपका सामना ब्लैक होल से होता है तो आप जैसे ही ब्लैक होल के नजदीक जाते जाओगे तो आपको महसूस होगा कि आप बहुत ही तेजी से स्ट्रेच हो रहे हैं। इसमें ब्लैक होल की ग्रेविटी आपको हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर देती है और अगर आप सीधा ब्लैक होल के सेंटर में गिरते हैं तो सर के मुकाबले आपके पैर पर ग्रेविटेशनल फोर्स का ज्यादा प्रभाव महसूस होगा, जिससे कुछ ही सेकंड के अंदर ही ये फोर्स आपको 2 हिस्सों में बांट देगी। लेकिन अगर आपका सामना सुपर मैसिव ब्लैक होल से होता है तो यहाँ सिचुएशन ज्यादा खौफनाक नहीं होंगी। बेशक आपकी मौत तय है, लेकिन आप इसके इवेंट होराइजन को पार करने योग्य होंगे और आप अपने को सिंगुलैरिटी में गिरते हुए महसूस करेंगे। दोस्तों ब्लैक होल के सिंगुलैरिटी के ऊपर भी कई वैज्ञानिकों ने अपनी थ्योरी रखी है कि अगर हम किसी भी तरह सिंगुलैरिटी को भी सरवाइव कर जाते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि हम उस समय दूसरे यूनिवर्स में एंटर कर गए हैं, जो एक वन वे ट्रिप होगी। अगर आप ब्लैक होल के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने पहले से ही वीडियो बनाई हुई है, आप ऊपर आई बटन पर जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों वीनस और पृथ्वी में बहुत ही सारी सिमिलैरिटीज मिलती हैं, जैसे दोनों का साइज भी बराबर है और दोनों का मास भी बराबर है। लेकिन दोनों में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि पृथ्वी पर जीवन पनप पाया है लेकिन वीनस पर नहीं, क्योंकि वीनस का वातावरण पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड से घिरा हुआ है। वीनस के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिस्टेंस 98% की है और वहीं पृथ्वी पर 0.04% की।
लेकिन बात करें पृथ्वी के भविष्य की, तो सिर्फ पृथ्वी के क्लाइमेट चेंज के कारण ही पृथ्वी के वातावरण में बदलाव नहीं आएगा, बल्कि भविष्य में समय के साथ साथ सूरज भी धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा और पृथ्वी भी धीरे धीरे अपने हैबिटेबल जोन को भी खोने लगेगी। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आज से करीब 1 अरब साल बाद सूरज अपने आकार का 10% बड़ा हो जाएगा, जिससे पृथ्वी पर मिनिमम टेम्परेचर 50 डिग्री तक रहा करेगा। और वो समय ऐसा होगा जब समुद्रों का पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा और धीरे धीरे ग्रीन हाउस इफेक्ट की शुरुआत होने लगेगी, जैसा वीनस के वातावरण में हुआ था। वीनस का वातावरण इतना मोटा और डेंस है कि आपका वजन पृथ्वी के मुकाबले वीनस के वातावरण में 90% ज्यादा होगा। मतलब आपका नॉर्मली चलना भी स्विमिंग पूल में तैरने बराबर होगा। लेकिन जैसे जैसे हम मानवों का विकास होता जा रहा है, हम जीवन को बचाए रखने के लिए कई अन्य ग्रहों की खोज लगातार कर रहे हैं और माना जा रहा है कि मार्स प्लैनेट आने वाले समय में हमारा दूसरा घर बन सकता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्लैक होल्स गैलेक्सी में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि व्हाइट होल भी एग्जिस्ट करते हैं? अगर आपको लगता है कि ब्लैक होल बहुत ही ज्यादा अजीब होते हैं, तो व्हाइट होल ब्लैक होल से भी ज्यादा पेचीदे होते हैं, क्योंकि ब्लैक होल का नेचर अगर अपने आसपास की सभी चीजों को अपने अंदर खींच लेना है, तो वहीं व्हाइट होल का नेचर इसके अपोजिट चीजों को बाहर धकेलना है, जो अपने इवेंट होराइजन के चारों ओर धूल और गैसों की एक रिंग बनाए हुए होता है। और कई फिजिसिस्ट का मानना है कि व्हाइट होल असल में ब्लैक होल का एक टाइम रिवर्सल है, जो किसी भी चीज जैसे धूल और गैसों को अपने आसपास भी नहीं आने देता। दोस्तों, जैसा हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड में हमारी मिल्की वे गैलेक्सी जैसी अरबों गैलेक्सी मौजूद है, जिसमें खरबों तारे और अनगिनत ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। तो ऐसे में सोचना जायज है कि एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ अन्य गैलेक्सी में भी मौजूद होंगी, जैसी हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है। अगर हमें पूरी गैलेक्सी में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन को ढूंढना है, तो हमें जरूरत होगी ड्रेक इक्वेशन की। ड्रेक इक्वेशन को पहली बार दुनिया के सामने 1961 में रेडियो एस्ट्रोनॉमर फ्रैंक ड्रेक के द्वारा रखा गया था, जो साइंटिफिकली भी एक्सेप्ट किया जा चुका है। असल में ये इक्वेशन कैलकुलेट करती है नंबर ऑफ कम्युनिकेटिंग सिविलाइजेशन को, जिसे इक्वेशन के कई वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करके एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस को खोजने में मदद करता है। ये है दोस्तों ड्रेक इक्वेशन, जिसमें आप सभी वेरिएबल्स को देख पा रहे होंगे। हर वेरिएबल का अपना ही एक अलग मतलब है, जैसे n का मतलब इस इक्वेशन में नंबर ऑफ सिविलाइजेशन है जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद है, उनको दर्शाता है, जिनके पास रेडियो टेक्नोलॉजी हो और कम्युनिकेट करने सक्षम हो। फिर आता है आर स्टार। आर स्टार का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ एवरेज स्टार इन आवर मिल्की वे गैलेक्सी। मतलब हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में तारे कितनी जल्दी जन्म लेते हैं, ये तारों के फॉर्मेशन के काउंट को दर्शाता है। फिर आता है एफपी। एफपी में उन तारों को काउंट किया जाता है जिनके पास अपना प्लैनेट सिस्टम है, यानी जैसे हमारा सौरमंडल। फिर आता है एनी। एनी में मिल्की वे में उन प्लैनेट्स के काउंट को दर्शाता है जो हमारी पृथ्वी जैसे लाइफ को सपोर्ट करते हो, जैसे हमारी पृथ्वी। इनमें वो प्लैनेट को भी काउंट किया जाएगा जो अपनी लाइफ फॉर्मेशन के अर्ली स्टेज पर होंगे। फिर आता है एफएल। एफएल में दोस्तों वो प्लैनेट को काउंट किया जाएगा जो लाइफ सपोर्ट करते हो और वहाँ जीवन की शुरुआत हो गई हो, चाहे उस प्लैनेट में सिर्फ बैक्टीरिया ही क्यों ना हो। फिर आता है एफआई। एफआई में उन ग्रहों को काउंट किया जाएगा जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ डेवलप हो चुकी है। फिर आता है एफसी। एफसी में उन ग्रहों को काउंट किया जाएगा जहाँ इंटेलिजेंट लाइफ तो है, लेकिन उन्होंने रेडियो ट्रांसमिशन की टेक्नोलॉजी को भी डेवलप कर लिया है, जैसे हम रेडियो सिग्नल्स के जरिए कई लाइट ईयर दूर तक सिग्नल्स को भेज सकते हैं। और आखिर में आता है एल, जो दर्शाता है हमारे एडवांस सिविलाइजेशन के कम्युनिकेशन के टाइम लेंथ को। मतलब अगर दो एडवांस सिविलाइजेशन एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की कोशिश करे, तो उस कम्युनिकेशन के बीच में कितना टाइम पीरियड लगा होगा, वो इस चीज को दर्शाता है। और जब फाइनली इस इक्वेशन की मदद से जो रिजल्ट अभी तक हमारे सामने आया है, उससे ये अनुमान लगाया गया है कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 10 सिविलाइजेशन है जो लाइफ को पूरी तरह सपोर्ट करती हैं। आखिर ये 10 की वैल्यू कैसे आई, इसके वैल्यू और ड्रेक इक्वेशन के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जल्दी बनाने वाला हूँ, जिससे आपको ड्रेक इक्वेशन पूरी तरह क्लियर हो जाएगी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।